हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कनाडा ओपन वर्क परमिट के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कनाडा ओपन वर्क परमिट है, जिसको हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं और जिसको सिंपली ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं, वो किस किस को मिल सकता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और वो सभी को नहीं मिलता। इस चीज़ को मैंने उसमें कनाडा की वेबसाइट है जो उसके ऊपर आपको सारे उसके जो वेब पेजेस है वो खोल के दिखाए थे, तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ जो कनाडा वर्क परमिट के ऊपर ही है। उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कनाडा का जो वर्क परमिट है वो किसको मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता। तो उस चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कनाडा वर्क परमिट के ऊपर आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। तो उसमें क्या है कि कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, कईयों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। क्या होता है कि एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं या कोई लॉयर भी हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको वहाँ पे कनाडा का वर्क परमिट लेके देंगे आपको। तो वो ये शो करते हैं कि हर कोई जो कनाडा का वर्क परमिट ले सकता है, जो कि संभव नहीं है। देखिए, कईयों को तो मिल जाता है वर्क परमिट, ये नहीं है कि किसी को नहीं मिलता। कईयों को कईयों का तुक्का लग जाता है, कईयों का दाव लग जाता है, तो उनको मिल जाते हैं। वो शो करते हैं कि हमें मिल गया, पर ऐसा सभी के साथ नहीं होता। देखिए, सभी को कनाडा का वर्क परमिट मिल सकता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कनाडा का वर्क परमिट है वो कितने तरह का होता है। देखिए, कनाडा का जो वर्क परमिट है दो तरह का होता है। एक ओपन वर्क परमिट होता है और एक क्लोज वर्क परमिट होता है, जिसको हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं या जिसको हम LMIA बेस्ड वर्क परमिट भी कहते हैं। देखिए, ओपन वर्क परमिट तो कुछ खास लोगों को मिलता है। उसकी मैंने एक अलग से इससे पहले ही वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी कंडीशंस बताई हूँ कि जो ओपन वर्क परमिट है वो किन किन को मिलता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसमें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एजेंट्स है, जो कंसल्टेंट है, वो सारे ज़्यादातर क्लोज वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं, और जिसको हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं और LMIA बेस्ड वर्क परमिट भी जिसको कहा जाता है। इसको LMIA बेस्ड वर्क परमिट इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मेन रोल है वो LMIA का होता है। अगर आपको LMIA मिल जाती है तो आपको वर्क परमिट ग्रांट हो जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें जो LMIA वो एम्प्लॉयर इशू करवा के देता है वो एम्प्लॉय को। तो उसके बाद वो LMIA लगा के अपनी फाइल लगाता है वर्क परमिट के लिए, जिसके बेस के ऊपर आपको वीज़ा ऑफिसर वर्क परमिट इशू करता है। तो जो भी मार्केट में जितनी भी ज़्यादातर जो वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, जो भी एजेंट्स या कंसल्टेंट वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं, वो LMIA बेस्ड वर्क परमिट के बारे में ही ज़्यादातर बात करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो वर्क परमिट किस तरह का होता है। तो अब हम चलते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपको ये वर्क परमिट मिल जाए। तो इसमें जो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने जिस जॉब के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास उस जॉब के रिलेटेड डिग्री है या डिप्लोमा है किया हुआ, तो तभी आपको वो वर्क परमिट मिलेगा, तभी वो वीज़ा ऑफिसर आपको वर्क परमिट ग्रांट करेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये जो है, ये सिर्फ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, LMIA बेस्ड वर्क परमिट के बारे में और क्लोज वर्क परमिट के बारे में, जिसको हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जिस एम्प्लॉयर से आपको LMIA मिलेगी, आप उसी के पास आपको काम करना पड़ता है। आप किसी और एम्प्लॉयर के पास इस वर्क परमिट के ऊपर काम नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम ढूंढ रहे हैं, जिस फील्ड में आपको जॉब ऑफर की जा रही है, उसी जॉब का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस ऐसे है कि आपको कम से कम उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको ये वर्क परमिट इशू होगा, LMIA बेस्ड वर्क परमिट। और उसके बाद जो ये वर्क एक्सपीरियंस है आपका, ये वेरीफाइएबल होना चाहिए। वेरीफाइएबल मतलब इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और जिस जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो वेरीफाई करना चाहे तो वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई कर सके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ जाके एक कागज़ पे बनवा लिया है वर्क एक्सपीरियंस तो वो चल जाएगा। देखिए, वो नहीं चलेगा, आपके पास वेरीफाइएबल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो इसके अलावा ये वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आपके पास आईटीआर या कोई टैक्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये शो करें कि आप ये काम कर रहे थे। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए जिसमें मेंशन हो कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या ये वाला आप स्पेसिफिक इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उस इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो या जो कोई भी टैक्स डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये पता लगे कि आप ये काम कर रहे हैं, वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत कम लोग बताते हैं, ये कोई भी आपको एजेंट जल्दी जल्दी नहीं बताएगा। वो ये है कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए, कम से कम 6 महीने के सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए जिसके जो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जिसके बेस पे आप कनाडा में 6 महीने सर्वाइव कर सकें। और मतलब आपके फंड इसलिए भी होने चाहिए, जब आप कनाडा जाएंगे तो आपकी जो फैमिली है पीछे जो इंडिया में रहेगी वो कैसे अपना खर्चा चलाएगी। तो ये सेटलमेंट फंड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके अकाउंट में होना चाहिए, उसकी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको जो वर्क परमिट लेने में हेल्प करेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट में ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जब भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आप अपना मेडिकल पहले से ही करवा लीजिए और उसमें आप चेक कर लीजिए कि आप टोटली मेडिकल फिट हैं, आप मीन्स पूरे मेडिकली फिट हैं, आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका जो है ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ का आप तैयारी पहले ही कर लीजिए, क्योंकि जब आपका वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जो वीज़ा ऑफिसर है आपको मेडिकल करवाने के लिए कहेगा। तो अगर आप मेडिकली फिट नहीं होंगे तो उस मेडिकल में आपके हेल्थ का कंडीशन का पता लग जाएगा, तो उसके कारण आपको रिफ्यूज़ल मिल सकती है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं पाए गए तो आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं 6वें पॉइंट में। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके अगेंस्ट कोई केसेस नहीं होने चाहिए, ना ही कोई आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड हो, पुलिस में कोई ऐसा कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वर्क परमिट के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो आपको पहले से ही अरेंज करना है। जब आप कनाडा में वर्क परमिट की फ़ाइल लगाएंगे तो उसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ में सबमिट करना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई ऐसा आपके ऊपर केस चल रहा है या आपके अगेंस्ट कुछ पुलिस रिकॉर्ड में कुछ नेगेटिव है, तो आप उसको पहले ठीक करवाइए, उसके बाद ही अपना वर्क परमिट अप्लाई कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे। तो 7वें पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या है कि आपको जो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, जहाँ से जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, आप किसी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उससे आपको एनओसी चाहिए होगी। तो एनओसी में वो मेंशन करके देगा कि आपने जो हमारे पास काम करते हो, इस साल से इस डेट से इस साल तक काम कर रहे हो, मतलब आप प्रेजेंटली यहाँ पे काम कर रहे हो और आपके अगेंस्ट कोई इश्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपके आपके अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात, जैसे कोई मतलब नेगेटिव इशू नहीं है ऑफिस में, आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है और ना ही कोई आपके अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या कोई ऑफिस की तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग, आपकी ऑफिस की तरफ से आपके अगेंस्ट के कोई इशू या कोई केस चल रहा है। तो इस चीज़ को आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, वो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा और वो आपको इस वर्क परमिट की एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने बताए हैं कि आपको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है कनाडा का और किन लोगों को ये वर्क परमिट मिल सकता है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा और आपके माइंड में ये बात क्लियर होगी कि आपको वर्क परमिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता और किन लोगों को ये मिल सकता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप अपने टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है किसी भी कंट्री, कनाडा की
ऑस्ट्रेलिया की या शेंजन या यूके की किसी भी कंट्री की फ़ाइल आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझे ऑफिस में आके मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल मेरे से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज के अपनी फ़ाइल बनवा के उसी कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं से आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है और वीज़ा भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपकी इस चीज़ में हेल्प करूँगा आपका वीज़ा अप्लाई करने में। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन्स का आंसर ले सकते हैं। और अगर आप उसी क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे तो उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।